आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे। साथियों, इसी क्रम में हम आपको एकांत के क्षणों का लाभ लेते हुए विज्ञान को शैतान बनने से रोकें पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय अनियंत्रित प्रगति, महामरण की तैयारी। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं और सुनने के बाद इसको एक बार दिमाग में घुमाते हैं ताकि वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत हो तो वह थोड़े ही व्यक्तियों को का अहित कर सकता है। सामान्य व्यक्ति उसी तरह की दुर्बुद्धि वाले लोगों का एक समूह निकल पड़े तो हानि की संभावनाएं निश्चित बढ़ती हैं, किंतु यदि यही रोग राजसत्ताओं में व्याप्त हो जाए, प्रबुद्ध वर्ग में व्याप्त हो जाए, तब तो यह समझना चाहिए कि महायुद्ध, महामरण की संभावनाएं ही सुनिश्चित है। राजसत्ता भी कोई जड़ वस्तु नहीं, उस पर भी नियंत्रण मनुष्य का ही रहता है, चाहे वह राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र। एक ओर मनुष्य की शुरसा की तरह बढ़ रही लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं, अनियंत्रित विज्ञान का योगदान और उस पर भी निरंकुश औद्धत आज विश्व के रंगमंच पर यह परिस्थितियां पूरी तरह घटाटोप छाई हुई हैं। वह मारणास्त्र तेजी से बनते जा रहे हैं कि सृष्टि का किसी क्षण विनाश संभव है। आइंस्टीन का यह कथन तृतीय विश्व युद्ध हो गए या नहीं यह तो ज्ञात नहीं, पर यदि हुआ तो अगला युद्ध ईंट और पत्थरों से लड़ा जाएगा। नितांत सत्य है। नितांत सत्य है कि इस कथन में सृष्टि के महाविनाश का दृश्य पूरी तरह झांक रहा है। यूं पिछले दिनों रूस और अमेरिका के बीच एक रक्षा संधि हुई है, जिसमें दोनों देशों ने अधिक लंबी दूरी के मारक और घातक विस्फोटकों की संख्या घटाने पर सहमति प्रकट की है, पर वह एक चाल मात्र है। संख्या घटाने की आड़ में अस्त्रों की गुणात्मक श्रेष्ठता बढ़ाई जा रही है। स्थान कम घेरने और गिनती कम होने भर की सुविधा मिलेगी, वैसे उससे संहारक शक्ति में कोई कटौती होने वाली नहीं। समझौते की स्याही सूखने भी न पाई थी कि पुराने अधिकाधिक घातक अस्त्रों का भंडार भरने की नीति का ही तुमुल घोष किया जाने लगा। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मेलविन लॉयड ने कहा, समझौता व्यर्थ है, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमें जिंदा रहना है तो पनडुब्बियों से फेंकी जाने वाली दूरमारक मिसाइलें बनानी ही होंगी, नहीं तो रूस हमें खा जाएगा। अखबारों ने समझौते का मजाक उड़ाते हुए कहा, इससे हम आणविक सर्वोच्चता की नीति को आणविक नहीं आत्मनिर्भरता कहने लगेंगे। अब अणु शस्त्रों की दौड़ क्वांटिटी में न होकर क्वालिटी में होगी। मित्रों, विश्व के हर नागरिक, स्त्री पुरुष, बच्चे के लिए 20 टन बारूद तैयार है। बच्चा पैदा होने पर उसकी आवाज जितनी देर में उसकी मां के कानों तक पहुंचती है, उतनी देर में
उस जैसे विष की जीवन सत्ताओं का अंत कर देने वाली अणु शक्ति आज के कारखानों में उत्पन्न हो जाती है। इसका विस्तृत विवरण ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई वृत्त फिल्म द डेथ गेम में दिखाया गया है। सन 1969 में विश्व के 120 देशों की एक सर्वेक्षण समिति ने शस्त्रों पर संसार भर में होने वाले खर्चे का लेखा जोखा एकत्रित किया था। तदनुसार संसार भर में जमा हुए शस्त्रों का मूल्य सन 1967 तक 136,500 करोड़ रुपया पहुंच चुका था। इसके बाद अब तक जो उत्पादन हुआ है उसे कम दूना तो कहा ही जा सकता है। सन 1967 तक के आंकड़े बताते हैं संसार के हर मनुष्य पीछे मारने वाली सामग्री 420 रुपया लागत की जमा हो चुकी है। संसार भर में 162 देश हैं, उनमें से 28 देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति पीछे औसत आय 420 रुपये से कम है। इनमें एक भारत भी शामिल है। अनुमान है कि यह व्यय इसी दशाब्दी में 3 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। यह राशि इतनी बड़ी होगी कि यदि 100 रुपए के नोटों की माला बनाई जाए तो वह धरती से चंद्रमा की दूरी की 7.5 बार परिक्रमा कर लेगी। दरिद्रता मिटाने के लिए विश्व भर में जितना धन खर्च किया जाता है उसकी तुलना में शस्त्रों पर 20 गुना अधिक खर्च होता है। स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली राशि से यह 3 गुना अधिक है। इस धन से 2 करोड़ लोगों के निवास के लिए बढ़िया मकान बनाकर दिए जा सकते हैं। युद्ध में आदमी को मारने की लागत दिन दिन महंगी होती चली जा रही है। जूलियस सीजर के जमाने में एक सैनिक मारने के में सिर्फ 5 रुपए खर्च आते थे। नेपोलियन के जमाने में 2000 तक हो गई थी। प्रथम युद्ध में अमेरिका ने एक व्यक्ति मारने पर 1.5 लाख रुपया खर्च किया। दूसरे युद्ध में यह लागत 10 गुनी बढ़ गई, जबकि वियतनाम युद्ध में हर गुरिल्ला को मारने में 13 लाख रुपया खर्च का औसत आया। अमेरिका का प्रमुख उद्योग युद्ध सामग्री का उत्पादन है। इसे वह विश्व भर में सप्लाई करता है। द्वितीय युद्ध के बाद उसने 20 लाख राइफलें, 1 लाख मशीन गनें, 10,000 लड़ाकू जहाज, 20,000 टैंक, 30,000 प्रक्षेपणास्त्र, 2,500 पनडुब्बियां पूरे देशों को बेची हैं। यह आंकड़े 23 वर्ष पुराने हैं। यह संख्या इस बीच दूनी, तीनी, चौगनी हो गई हो तो कुछ भी अचंभे की बात नहीं। सन 1971 में अमेरिका का युद्ध बजट 77.5 अरब रुपया था। अब यह 100 अरब वार्षिक सीमा तोड़कर आगे बढ़ गया। तीर, तलवार, बंदूक और तोपों का जमाना अब चला गया। उन साधनों से थोड़ी थोड़ी संख्या में मनुष्य मरते थे और चलाने वाले के पराक्रम एवं कौशल की परीक्षा होती थी। अब तो एक दुर्बल बीमार के लिए भी यह संभव हो गया है कि वह समस्त सृष्टि का नामो निशान मिटा कर रख दे, विशाल क्षेत्र को प्राण रहित बना दे। मिसाइल, एंटी मिसाइल बनती चली जा रहे हैं। इन पर लाद कर अणुबम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक भेजा जा सकता है और प्रयोगशाला की कोठरी में बैठे हुए बटन दबाने मात्र से किसी भी क्षेत्र का सर्वनाश किया जा सकता है।
मित्रों, अमेरिका में अणु प्रहार कर सकने की सामर्थ्य वाले केंद्रों की संख्या अब से कुछ वर्ष पूर्व 4,600 थी। सन 1975 तक वह 11,000 हो गई। रूस में ऐसे केंद्र तो 2,000 ही हैं, पर उनमें गुणपरक श्रेष्ठता बढ़ाने के प्रयत्न तेजी से चल रहे हैं। पिछले दिनों जितने अणु शस्त्र बन चुके थे, उनमें सुंदर पृथ्वी का 14 बार ध्वस्त किया जा सकता था, पर अब तक तो वह क्षमता लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और अनुमान लगाया जाता है कि इन अणुओं से अपनी जैसी 50 धरती एक साथ चूर्ण विचूर्ण करके आकाश में धूल की तरह उड़ाई जा सकती है। विशेषज्ञ प्रोफेसर बेरी कामनर ने कहा था, टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ असामान्य छेड़छाड़ करने का वर्तमान क्रम यदि इसी तरह जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह धरती मनुष्यों के रहने योग्य ही न रहेगी। प्रकृति आज हमारी रक्षक है, पर संतुलन बिगड़ जाने पर वही भक्षक बन जाएगी। प्रकृति पर विजय पाने की धुन में हम उसका संतुलन बिगाड़ते जा रहे हैं। प्रकृति की खोज करना और उसके रहस्यों से परिचित होकर लाभान्वित होना तो ठीक है, पर इससे पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि संतुलन बिगाड़ने की सीमा तक छेड़छाड़ी न की जाए। अविवेकपूर्ण ढंग से हवा, पानी और मिट्टी को बिगाड़ते चले जाना इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों का जीवन संकट में डालना। केवल परमाणु परीक्षणों की ही बात पर विचार करें तो उसके खतरे भी कम नहीं आके जा सकते। अब तक जितने परीक्षण हो चुके हैं उनका दुष्परिणाम भी असंख्य लोगों को कितनी ही पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। यदि अणु युद्ध नहीं भी हो किंतु परीक्षणों का वर्तमान सिलसिला इसी क्रम से चलता रहे तो भी उसे सर्वनाश की विभीषिका बढ़ती ही चली जाएगी। परीक्षणों से निकलने वाले रेडियो सक्रिय तत्व मारक विष ही तो होते हैं। हवा, पानी और वनस्पतियों के सहारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रक्तचाप, कैंसर जैसे जटिल रोग उत्पन्न करते हैं। अणु विशेषज्ञ डॉक्टर रैल्फ ने चेतावनी दी है कि मनुष्यों में रेडियो सक्रियता सहने की जितनी शक्ति है उसका उल्लंघन परीक्षण की वर्तमान श्रृंखला करती चली जा रही है। अणुयुद्ध की एक भयानक भूमिका तो यह परीक्षण ही करते चले जा रहे हैं। यह कदम न रुके तो हम सब बिना युद्ध के इस परीक्षण युद्ध के विनाश गर्त में गिरकर ही समाप्त हो जाएंगे। अनुमान है कि प्रत्येक अणु परीक्षण देर सबेर में 50,000 मनुष्यों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यूं वह प्रभावित तो 1,000 मील तक करेगी और न्यूनाधिक मात्रा में उस क्षेत्र के निवासियों को भयानक रुग्णता में ग्रसित करेगी और वह संकट पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। साथियों, रासायनिक और जीवाणु आयुधों का विरोध भी प्रबुद्ध जनता द्वारा होता रहा है, पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। अमेरिका के जिन विश्वविद्यालयों में जीव विषय पर खोज हो रही है वहाँ के छात्र उस खोज का विरोध और बहिष्कार कर रहे हैं। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के फिजिकल बायोकेमिस्ट्री विभाग के 11 प्रोफेसरों के पदवीदान समारोह में गैस मास्क पहनकर इन शोधों पर विरोध किया था। 17 नोबेल पुरस्कार विजेता और विज्ञान अकादमी के 117 सदस्य इन प्रयोगों पर रोष प्रदर्शित कर चुके हैं। विज्ञानी पत्रकार नाइजल कैल्डर द्वारा संपादित एक पुस्तक एलन लेनार्ड पेंगुइन प्रेस से प्रकाशित हुई है। नाम है अनलेस पीस कम्स।
इसमें संसार के प्रमुख 14 राजनीतिज्ञों, युद्ध विशारदों और वैज्ञानिकों ने एक एक अध्याय लिखा है। सभी लेख बहुत ही तथ्यपूर्ण तथा माननीय हैं। इसमें भावी युद्ध की विभीषिकाओं का विवेचन निरूपण करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि विज्ञान और युद्ध दोनों एक साथ जीवित नहीं रह सकते। दोनों में से एक को तो हर हालत में मरना ही पड़ेगा, भले ही यह फैसला तीसरे महायुद्ध के उपरांत हो अथवा पहले। मित्रों, विज्ञान की शोधों, आणविक, रासायनिक तथा विषाणु आयुध जिस तेजी से बना रही है, उसका विस्तार क्रमशः होता ही चला जाएगा। आज तो निर्माण महंगा है, उसी के कल सस्ता होने का रास्ता निकल आएगा। यह घातक अस्त्र अभी थोड़े देशों के पास हैं, पर अगले दिनों वे प्रायः सभी के पास हो जाएंगे। गरीब देश भी सस्ते किस्म के घातक अस्त्र बना लेंगे। उत्कृष्टता भले ही कम हो, पर मरण पर्व तो वे भी रच सकेंगे जब उन पर नियंत्रण कर सकना कठिन हो जाएगा। कोई भी सिरफरा आदमी किसी भी देश में नहीं निकलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में घुसा हुआ एक ही सनकी व्यक्ति सारी दुनिया का सफाया करने के लिए काफी है। साथियों, क्या सत्ताधारियों के पागलपन के विरुद्ध गरीब आदमी जूझ नहीं सकता? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आयुधों के सम्मुख खड़े होकर लड़ने की ताकत मनुष्य में कभी नहीं रहेगी, पर एक नई शक्ति विकसित होगी। वह है छापा मार ताकत, जो महाराजा शिवाजी ने विकसित की थी। वह है छापा मार ताकत। गरीब आदमी की इस ताकत को कोई छीन ना सकेगा और इस आधार पर उच्छृंखल अहमन्यता को चुनौती दी जा सकेगी। कहा गया है कि छापा मार आंदोलन एक दर्शन के रूप में विकसित होगा और उसमें पीड़ित और पददलित जनता अपने को सेना के रूप में विकसित करके लड़ना आरंभ करेगी और अधिनायकों के प्रचार, संगठन और आक्रमणकारी तंत्रों को निरर्थक, निष्फल बना देगी। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें पुस्तक का समापन करते हैं और आशा करते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ते रहें, कुछ अच्छा सुनते रहें और अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को विकसित करते चलें। ओम शांति। प्रणाम।